तो आज है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड का लेक्चर नंबर 14। टॉपिक है आपका सरफेस एनर्जी। ठीक है, हम लोग ने सरफेस टेंशन पढ़ लिया था और हम लोग ने ये भी अच्छे से सीख लिया था कि सरफेस टेंशन का अगर कोई सोर्स है तो सोर्स क्या था वही आपका कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज द सोर्स, क्योंकि हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था और हम लोग ने ये भी देखा था एग्जांपल्स के अंदर कि किस पर डिपेंड करता है। उसके अंदर ये सबसे अच्छा चीज निकल के आया कि कोई जब भी सरफेस टेंशन को वीक करते हैं तो वो ज्यादा बेटर तरीके से, अब वो हमने कैसे करा था, हम लोगों ने मिक्सचर कुछ डाला था जिससे कि क्या हो रहा था, आपका इन कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं था, उसने क्या करा था, उसने ब्रेक कर दिया था, है ना। तो कुछ इससे सॉल्युबल हो गए, कुछ आपके इनसॉल्युबल। तो अधेसिव फोर्स आकर के क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे कि वो सरफेस डिक्रीज होता है और आपका कपड़ा अच्छे से साफ हो जाता है। हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा था एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग ने सोप वाला केस भी पढ़ा था और हमने ये भी सीखा था कि टेम्परेचर रेज करने से क्या होता है, उसमें भी यही पाया था कि सरफेस टेंशन आपका क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और मैंने कहा था इस चीज को आगे बेटर समझेंगे जब थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में जो गैप है वो बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। तो जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एनर्जी, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था एक एप्लीकेशन, उसमें पूरा बढ़िया से ABCD करके 4 मॉलिक्यूल लिया था। हमने ये पाया था कि जो यार आपके सरफेस मेम्ब्रेन जो बन रही थी, सरफेस टेंशन हाई था, वहां पर पाया था कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, है ना, क्योंकि कुछ एक वर्क डन होता है लेवल को ऊपर करने के लिए, बॉटम लेवल को नीचे से ऊपर ले जाने में, राइट। अगेंस्ट क्या, जो डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स होगा उसके अगेंस्ट लगा रहता था। तो इसका मतलब वर्क करेंगे तो एनर्जी स्टोर होगी। वहीं सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी गेन हो जा रही थी। अब एनर्जी होगी तो सरफेस पे एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी, तो उसी कह रहे हैं यहाँ पर सरफेस एनर्जी के टर्म में बात करने जा रहे हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस हैव सर्टेन एडिशनल एनर्जी ड्यू टू देयर पोजीशन। ये मैंने अभी यही बोला है ना, ऐसा ही कुछ बोला। दिस एडिशनल एनर्जी ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। वही जो आपका एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसको मिल रही है उसी कहते हैं अपन सरफेस एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक ये नोट करना जरूरी है। ठीक है, कुछ चीजें मैं रिड्यूस कर दूंगा, मैं जितना बोलूंगा उतना लिख लेना बस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए सुन लो बस। Let a liquid film be formed on a wire। एक वायर पे हमने क्या कर दिया, एक लिक्विड फिल्म बना दी, and a straight wire of length L can slide on this wire। इस वायर के ऊपर इसको स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, as shown in figure, the film has two surface and both the surface are in contact with the sliding wire। जो दो सरफेस बन रहे हैं वो क्या है भाई, देखो, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं दो सरफेस दोनों इसके कांटेक्ट में है, किसके वायर के, जैसे मान लो ये पेन है, पेन वायर है। ठीक है, अब ये आगे पीछे जा रहा है तो इसके मेम्ब्रेन के अंदर अगर ये है तो एक ऊपर लेयर होगी, एक नीचे लेयर होगी, दोनों कांटेक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे जब ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं आगे देखिए, हेंस एक्सर्ट फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन ऑन इट। इसीलिए इसके ऊपर क्या लगेगा, ऑब्वियसली सरफेस टेंशन लगेगा, मतलब फोर्स तो लगेगा इसके ऊपर। फोर्स के लिए क्या होती है, टेंशन इनटू लेंथ, है ना। जितनी भी, जैसे निडल वाला केस याद करना पड़ेगा, अगर ये समझना है तो निडल वाला केस याद करो, उसमें लेंथ होती थी, है ना। तो कहते थे अगर उसको हम ऐसे सरफेस के ऊपर रखते हैं, वो फ्लोट कर रहा है तो क्या लगता है, एक एंगल रखते हैं, क्योंकि मैंने सिखाया था कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है, आपका एक कर्व डिस्प्लेस करता है वाटर को। तो वहां पर मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन उसको डिप होने नहीं देती है, क्योंकि उसको अपथ्रस्ट लगा रही है। कैसे, साइन कंपोनेंट बनता था, एक कॉस कंपोनेंट बनता था, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो वो कैसे, टेंशन इनटू L होता था। ठीक है, क्योंकि टेंशन क्या होता था, फोर्स अपॉन टोटल लेंथ, यही तो होता है। ठीक है, आगे देखिए, if T be the surface tension of the solution, each surface will pull the wire parallel to itself। क्योंकि दोनों तरफ से क्या होगा, खींचेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि मेम्ब्रेन में क्या होता है, सारे के सारे मैंने सिखाया था ना, हाथ पकड़े खड़े हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, एक आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे खींचोगे तो ऑब्वियसली सब एक करीब आओगे कि नहीं आओगे। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं, तो विल पुल वायर को अपनी तरफ खींचेंगे विद अ फोर्स TL। कितना हो जाएगा, टेंशन इनटू लेंथ ऑफ द वायर। Thus the net force on the wire due to both the surface is 2TL। अब ये अगर आपने वो जो 4-5 मैंने फिगर बना के लिखवाए थे उससे क्लियर हो रहा होगा, उसमें एक फिगर था जिसमें 2TL आ रहा था, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। क्यों, उसका रीजन था, उसका रीजन क्यों था, क्योंकि सर बाकी में एक एंगल पे लग रहा था। कहाँ गया वो, अच्छा यहाँ पे भी कंपोनेंट है, हाँ ये वाला फिगर, जब ऊपर निकालते हैं, क्योंकि तब टेंजेंशियली 90 डिग्री पर हो जाता है कंपोनेंट, बाकी किसी केस में 90 डिग्री पर नहीं हो रहा था। क्योंकि जब आप इसको ऐसे ऊपर उठा लेंगे तो आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है स्ट्रेट हो जाएगा पूरा, तो वहां पर क्या बन जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स लग जाएगा और वो TL बन जाएगा। तो TL इस तरफ उस तरफ, लेकिन अब ये निडल बीच में, तो भैया ऊपर और नीचे है, तो ऊपर नीचे तो टेंजेंशियल सरफेस तो हो जाएगा। टेंजेंशियल क्या होता है यार, ऐसे देखो, कोशिश करते हैं एक बार फिर से।
अब अगर तुम देखोगे इसके, तो जब भी फोर्स लगेगा तो दो मेम्ब्रेन है तो वो टेंजेंशियली फोर्स तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, दोनों में कोई और एंगल बन रहा है क्या? टीएल ही तो बन रहा है। तो अगर ऊपर से दोनों तरफ देखो, एक ये बीच में है, दोनों हाथ के बीच में, ठीक है, देखो दोनों हाथ के बीच में है, तो अब ये ऊपर वाला भी इधर ले जा रहा है और ये इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में भी दोनों करेंगे, तभी तो ये अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, नहीं तो ये मोशन ना करने लगे खुद ब खुद। देखो फिर से बता देता हूं, अगर ये यहाँ पर रखा है मेरे एक हाथ पर, तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा कोहेसिव, है ना, इसको खींच रहा होगा, मतलब कोहेसिव एडहेसिव का मिक्सचर होगा, इसको खींच रहा होगा, और इस वाला इधर वाला जो बॉटम मॉलिक्यूल होगा वो भी खींचेगा। मेरी बात समझ गए? तो नीचे वाली सरफेस से दिख गया तुमको दो, लेकिन हम एक बार में एक ही लेंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो ऊपर वाला रख देंगे तो ऊपर वाला भी तो ये सेम एक्टिविटी करेगा। अब मैं इसको या तो पलट दूं तब तुम्हें समझ में आए, इस तरफ और इस तरफ, अब ये दोनों साथ में हो गया, तो दो इस तरफ हो गया और दो इस तरफ, तभी तो ये अपनी जगह पर रुका हुआ है। तो कितना हो गया? टीएल प्लस टीएल कितना हो जाएगा? 2TL। ओके, तो यही वो कह रहे हैं कि अगर हम द नेट फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू बोथ द सरफेस विल बी 2TL। समझ में आ गया? चलिए ये इसमें से नोट कर लीजिए, इसमें आप पैराग्राफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको समझना क्या है, ये नेट क्यों लग रहा है, अगर ये टेंशन से चाहो तो लिख लो, क्योंकि सेटअप के लिए लिख सकते हो कि एक लिक्विड फिल्म बना रहे हैं, बीच में वायर लगा दिया, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? TL। लिख दो फटाफट, तो फिर आगे बढ़े। तो अगर हम वन साइडेड ही फिल्म मान के चलते हैं कि एक तरफ इसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा रही है फोर्स 2TL, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकना है, इसको मोशन फ्रंट नहीं देना है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2TL के बराबर होगी कि नहीं होगी? अगर हमने वन साइडेड ही दिखा, मैंने कहा कि एक साइड इसको क्या हो रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे अपनी तरफ, है ना, तो इसका मतलब एकदम एज पे रखा हुआ है, एज पे रखा है तो वन साइड हो जाएगा। देखो अगर मान लो कि मेरी उंगली एकदम एज पे रखा हुआ है, ये मेरा पाम है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, अपनी निडल रख दी, तो इसी बता इसके बाद का मेम्ब्रेन है नहीं, तो क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचे कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। तो दूसरा वाला साइड तो है ही नहीं, एक ही साइड है, तो यहाँ टीएल हो जाएगा और ऊपर से भी दूसरा मेम्ब्रेन है तो वो भी खींचेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अगर मैंने कहा कि इसको 2TL फोर्स लग रहा है और इसको dx डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये निडल यहाँ थी, खसक के यहाँ चली गई, तो कितना हो गया? dx हो गया। तो वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क, तो इसका मतलब वर्क होगा। अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम रखना है तो मुझे इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब निडल को बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा 2TL फोर्स से, तभी तो रुकेगा, नहीं तो वो आगे नहीं खसक जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर। तो मैं वो वाले केस की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? चलो इतना लिख डालो पहले, फिर इसका समझाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा एकदम एज पर रख दिया हमने, ठीक है, वायर को। अब इस वायर के ऊपर, क्योंकि अब ये देखो ये जो पूरा बना है, फ्रेम बना है, इसको समझो, ठीक है। ये फ्रेम क्या है? ये फिल्म वाला रीजन है जो इस साइड है, ऊपर वाला, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ऑब्वियसली अभी समझा चुका हूं, तो क्लियर है कि टीएल ऊपर और टीएल नीचे लग रहा होगा। वायर पहले यहाँ रखी हुई थी किनारे पर, ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेस हो, कितना डिस्प्लेस हुई? dx। किसने डिस्प्लेस किया? सरफेस टेंशन इज द कॉज, और जो फोर्स लग रहा है वो F इज इक्वल टू T इंटू L, 2TL हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मेम्ब्रेन, ठीक। अगर हम सब कह रहे हैं वायर अगर मूव होता है स्मॉल डिस्टेंस से dx से, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? dw स्मॉल वर्क डन इक्वल टू F इनटू dx, दैट इज 2TL dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अगर हम कहते हैं यहाँ पर 2L इनटू dx इज द टोटल इंक्रीज इन एरिया ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ द फिल्म, ये क्या कह दिया यार? L इनटू dx, तुम ध्यान से देखो, ठीक है। अगर ये आगे की तरफ एक्सपैंड हो गया तो अब इसका जो एरिया इंक्रीज आएगा, अगर इंक्रीज की बात करें तो एरिया इंक्रीज कितना आ जाएगा? ये जो आपकी लेंथ है इनटू इसकी जो ब्रेथ है। मेरी बात समझना। अब मैंने कहा, मेरी बात सुनो, मैंने तो बताया था कि भाई फोर्स लगा रहा है मेम्ब्रेन, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, जो अंदर जा रही थी निडल मैंने बाहर खींच दिया। तो अब फिर से बिकॉज ऑफ अगेन जो फोर्स है इनके बीच में, उसकी वजह से मैंने अगर इसको वायर को ना यहाँ ना रोक के आगे कर दिया, तो जितना आगे ले जा सकता हूँ जब तक मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती तब तक वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है एरिया, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा? अगर ये अंदर जा रहा था तो कॉन्ट्रैक्ट होता, अगर इसको मैंने आगे खींच दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैं 2TL लगाया इक्विलिब्रियम में, मैं बाहर ले जाता हूँ, dx ले जाता हूँ और 2TL फोर्स ही लगाता हूँ, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन आगे बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कितना बढ़ जाएगी यार? इसकी लेंथ इतनी है और dx में ले गया, तो ये रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू dx। तो नीचे वाली जो एरिया बढ़ेगी वो L इंटू dx होगी, ऊपर वाली जो बनेगी वो भी L इंटू, तो 2L dx होगा कि नहीं होगा? ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है?
ठीक है, तो यहाँ पर लेट DA बी द इंक्रीज इन एरिया, देन DW कितना होगा T इनटू DA। कैसे किया मैंने, ये LDX को 2LDX को मैंने एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया, तो टेंशन कितना हो जाएगा DW अपॉन DA। तो यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे इंक्रीज जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आ रहा है वो क्या है, वर्क अपॉन एरिया, जो आपने वर्क किया एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो सरफेस टेंशन T कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय यूनिटी फॉर द सिंस देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यू सरफेस। समझ में आ गया तो नोट कर डालो। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लीजिए। ठीक है, लिखिए पहला, लिखिए वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर स्फीयर का एरिया आपको सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो लिख डालिए इसको फटाफट, सरफेस टेंशन क्या है इनटू फॉर्मूला भी बताया ना, अभी तो पढ़ा आपने, du इज इक्वल टू T इनटू DA। अगर टोटल निकालेंगे du क्या होता है, dw होता है, तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर टेंशन इनटू एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन लिखा होगा, हाँ ये नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, क्या करने में, ये लिख लो फटाफट, ये तो हो गया आसान है। ठीक, जो पीछे हमने फॉर्मूला बनाया उसी को, वर्क डन इन ब्लोइंग ऑफ सोप बबल ऑफ रेडियस r, एक वो आता है ना, जाते हो ऐसे सर्कुलर होता है, उसके अंदर सोप ऐसे लगाओ फिर फूको बबल में से, है ना, हाँ वैसे ही कुछ। कितना वर्क तुम करते हो, कितनी मेहनत करते हो, है ना। सोप बबल में ध्यान रखना 2 लेयर होगी वहां पर, तो करो, कैसे करोगे, ट्वाइस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक अंदर बनेगा और एक आउटर, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या जाएगा, W इज इक्वल टू T इंटू 2 इंटू 4 पाई। ठीक है, ड्रॉप में इनर हॉलो नहीं होता है, सॉलिड होता है, तो उसमें तुम्हें समझा रहा हूं, दो सरफेस कैसे नहीं, दो मेम्ब्रेन क्यों बन रही है, क्योंकि सोप बबल क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है, तो एक मेम्ब्रेन अंदर और एक बाहर, और थिकनेस बहुत कम होती है, तो इनर रेडियस आउटर रेडियस दोनों बराबर होते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस ओनली, इसीलिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए। जितनी एरिया होगी, जो एरिया का फॉर्मूला है, जितने भी सरफेस एरिया बनेंगे, एक इनर सरफेस बन गया और एक आउटर, बट इन ड्रॉप सिर्फ आउटर बनेगा, अंदर तो पानी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही है, पूछना चाहिए अगर कभी ना आए तो, मुझे पता चल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट लिख सकते हो, सोप बबल हैज 2 सरफेस, इनर एंड आउटर, बाद में भूल जाएंगे, क्लास तो अभी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्क डन इन ब्लोइंग ऑफ स्मॉल बबल ऑफ रेडियस r1 टू लार्ज बबल ऑफ रेडियस r2, ध्यान से। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्वीकिंग की गई है, इनर रेडिया या आउटर रेडिया दे दिया है तुम्हें। ठीक है, ध्यान से करना इस बार, तो एक अंदर एक बबल है और फिर एक बाहर है उसके बबल, है ना, स्मॉल और लार्ज, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पर W इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से T इंटू 2 इंटू, लेकिन अब यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया कैसे हो जाएगा, 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई, बस अब ठीक है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8 पाई T इंटू r2 स्क्वायर माइनस, ये हो गया तुम्हारा। जिसको समझ में अच्छे से आने लगेगा ये सब, फिर उसके लिए चैप्टर बहुत ही, यही एक टॉपिक है और कुछ मुझे लगता नहीं कोई चैप्टर में दमदार है, बाकी कोई टॉपिक मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बड़ा आता है इसमें, स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप, स्मॉलर ड्रॉप का एक बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, अगर तुम पढ़ते हो प्रीवियस ईयर तुम्हें पता होगा, जो नहीं पढ़ते उनको नहीं पता होगा, तो पढ़ लीजिए मेरे साथ। स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉप, एकदम सिंपल लॉजिक है यार, एक बड़ी सी ड्रॉप है, उसका कुछ भी वॉल्यूम होगा, जितनी भी छोटी छोटी बनाएंगे उसका वॉल्यूम अगर सम करेंगे तो बराबर ही तो आएगा। मेरी बात समझ गए, तो ये पता है वो मेंसुरेशन 9th और 10th में जो पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ही आसान होता है ये। ठीक है, बस देखने में बड़ा डरावना होता है, तो कहते हैं कितने नंबर ऑफ ड्रॉप बन सकती है, ऐसे करके आइडेंटिकल है तो रेडियाई भी सेम हो जाएगा,
है ना, n आइडेंटिकल बनाएंगे तो n की वैल्यू पूछ देंगे क्वेश्चन कभी कभी, है ना, फोर्स पूछ देंगे, है ना, या ऐसे पूछ देंगे कि वर्क कितना होगा, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो एक किल निकालेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे टोटल वर्क निकल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो लिखिए इसमें, इफ अ बिग ड्रॉप is split into smaller is split into smaller droplets, then in this process the volume of liquid, वही लिखवा रहा हूँ जो बोला है, in this process the volume of liquid remains conserved। बेटा पानी की बोतल दीजिए मुझे। भर दे भाई। Let the big drop have radius capital R it is split into any smaller drop, it is splitted smaller drop of radius smaller then then according to conservation of volume क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r पाई 4/3 गया, आंसर आ जाना चाहिए। क्या आ जाएगा, R क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब अपॉन n, या फिर R इज इक्वल टू R अपॉन क्यूब रूट ऑफ। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरा सवाल होता है सरफेस एरिया को लेकर के या फिर वर्क डन को लेकर के, वो भी लिख डालिए फटाफट। तो इनिशियली सरफेस एरिया कितना था भाई, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए इनिशियल सरफेस एरिया कितना है भैया आपका, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और बाद में कितना हो जाएगा भैया, n टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सही है कि नहीं, ये क्या है आपका फाइनल एरिया या सरफेस एरिया, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आई थिंक अंडरस्टूड है ना, अंडरस्टूड है ना, ये सरफेस एरिया है जो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और दोनों की अगर सम करेंगे तो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा सर T इंटू ए, दैट इज T इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड फाइनल कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एन टी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अगर कुछ चेंज आया एनर्जी के अंदर तो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हमने जब इसको स्प्लिट किया तो कुछ लॉस हो गया बॉटम मॉलिक्यूल्स, क्या मान लेते हैं, चलो एक केस एक्स्ट्रा केस लेके चलते हैं, प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं। वैसे यूं तो थ्योरेटिकली तो आप कहेंगे कि नहीं सर वॉल्यूम अगर मैच कर रहा है, देखो बता देता हूँ हर चीज का रीजन है, ऐसे हवा में नहीं बोलते। जब हम करते हैं स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ नुकसान तो हो सकता है ना, जैसे पॉसिबिलिटी हम बाद में भले कह सकते हैं कंजर्व है, ये है वो है, लेकिन ये कब हुआ
चलो उसके बाद देखो ध्यान से, तो अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम मतलब जितने मॉलिक्यूल वाटर के थे सारे सारे हैं, तो इसका मतलब है कि जो चेंज आया वो तो ना के बराबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एंड फाइनल, ना ज्यादा गंदा लिखता हूँ यार मैं, है ना? क्या जाए, किसने बोला क्या कह रहा है? हद गंदा। क्या करोगे, पढ़ना तो इसी से पड़ेगा। A final minus A initial, that is n times 4 pi small r square minus 4 pi capital R square। इतना गंदा लिखते हैं तो ऐसे ही बोल रहे थे चेक करने के लिए कौन हाँ बोलता है। बेटा तू तो गए हो हैं। चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो रिलेशन क्या बनेगा भाई, 4 पाई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा सर, एन आर स्क्वायर माइनस, ये हो गया चेंज इन एरिया। तो टोटल एनर्जी की बात अगर करें तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा सर, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो अगर इसको चाहें तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, T इंटू टेंशन तो सेम रहेगा, चेंज इन एरिया मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली हम लोग, है ना? तो क्या आ जाएगा भाई, 4 पाई T इंटू 4 पाई क्या होगा, एन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लो भाई तुमने चेंज इन एनर्जी भी निकाल ली अगर कुछ है तो। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन फॉर्मूला तो बन ही सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट, डालिए फटाफट, यही सेम टू सेम वापस लिखेंगे। कितना आ जाएगा, 4 पाई टी, यही तो आएगा ना, 4 पाई टी एंड स्मॉलर स्क्वायर माइनस, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, इसको और रीअरेंज करना चाहें तो अगर हम कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर निकाल लो, बाहर निकाल लो, क्या करना है, क्या आएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे फर्दर, बताइए। हमारे पास कुछ रिलेशन है, स्टार्टिंग में बनाया था, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन क्यूब रूट ऑफ एन, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, करिए और मुझे आंसर बताइए। ना हो पाए तो मुझे बताना, फिर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर तुम कभी भी आर स्क्वायर को बाहर निकालोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ एन माइनस 1। क्या करोगे, अगर आप कभी भी यहां से इसको बनाते हैं 4 पाई आर स्क्वायर टी, तो क्या बचेगा, एन की पावर 1/3 माइनस 1, दैट इज क्यूब रूट ऑफ एन। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ एन किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। कहोगे कैसे, पीछे जाओ यार थोड़ा, वो देखो बनाया था, क्यूब रूट ऑफ एन इधर ले आओ और स्मॉल आर को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। उठा के पुट कर दो, फाइनल फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर टी, दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर माइनस 1। ठीक है, अभी भी इसमें से क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर क्यूब इंटू टी, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन आर स्मॉल, क्योंकि यहाँ से आर चला गया और जहाँ नहीं है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ये हो गए आपके फॉर्मूले डब्ल्यू के, सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। डन। आगे बढ़े, लिखिए, आगे लिखिए, इन दिस प्रोसेस
टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इसके आगे फर्दर लिखना है। इसमें आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बचेगा, सारे फॉर्मूले A to Z जितने एप्लीकेशन हो सकते हैं एनर्जी के ऊपर सारे केसेस पढ़ा दिए, और अब आखिरी पढ़ाने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ आपका, यहाँ पर हम बात करने वाले टेम्परेचर। ठीक है, इन दिस प्रोसेस temperature of the system decreases, temperature of the system decreases as energy gets absorbed, as energy gets absorbed during the increased surface area, during the increase in, अब देखो फिर से समझा देता हूँ, आखिरी बार ये समझा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक अब खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनना, एक बार सुनोगे और पीछे क्लास थोड़ी बहुत याद होगी, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, मैंने पिछली बार क्या बताया था, जब अभी हम एरिया पढ़ाते हैं, जैसे बॉटल वाला एग्जांपल अगर याद है तो मैंने कहा था कि नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर के आएगा और नीचे से ऊपर आता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वर्क होता है उसको नीचे से ऊपर लाने में, वही होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसा कहते हैं कि जो आपका लेवल सरफेस पे रहेगा उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी कंपेयर टू जो नीचे है। एक चीज क्लियर हो गई कि एनर्जी उसी वाटर के अंदर से आ रही है तो क्लियर है, उसके वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर खत्म हो रही है तो ऑब्वियसली एक तरफ खर्च हो रही है तो लॉस होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। भाई अगर किसी को हीट करना है तो टेम्परेचर चाहिए, तो आपको एनर्जी भी तो चाहिए होगी। जब एनर्जी खत्म हो रही है तो टेम्परेचर कहाँ से बढ़ा दोगे? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कभी कभी ठंडी में फील किए होगे, भूख लगी तो ठंडी ज्यादा लगती है, होता है कि नहीं होता है? एनर्जी नहीं है बॉडी को टेम्परेचर रेज करने के लिए, तो क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा। बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत लो हो गया और तुमने कुछ खाया भी नहीं है तो तुम्हारे बीमार होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। खाए पिए रहोगे तो कम, है ना? क्योंकि देखो कहते हैं ना ठंडी में लोग ज़्यादा खाते हैं, ये भी एक दो तीन चीज़ें हैं जो जनरली घर में सुने होंगे, है ना? उसका रीज़न भी यही है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, है ना? क्योंकि बाहर टेम्परेचर अब बहुत डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा खाना भी तो चाहिए, तो ज्यादा खाते हैं। जैसे आलू खाते हैं, आलू बहुत खाते हैं ठंड में, है ना? आलू क्यों खाते हैं? बहुत इंस्टेंट एनर्जी देता है ना वो ढेर सारी, इसीलिए। समझ में आया? घुगनी खाते हो ना, सब तो खाते हो, घुगनी तो फेमस है यार, ठंड में सबके घर में बनती होगी, है ना? तो वो क्यों, वही बात है, वो एनर्जी बहुत इंस्टेंट देता है आपको एनर्जी चाहिए, आपको अपना रेगुलेट करना है टेम्परेचर को। ठीक उसी तरीके से सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो सरफेस पे आएगा, जब सरफेस आएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी आपका गेन करेगा सरफेस पे, तो नीचे कम होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। दैट्स इट। आगे लिखिए W इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मो, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, JMS इनटू थीटा, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, लिख डालिए इसको। इसकी ये भी अगर वर्क डन है तो किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये उठ जाएगा 4 पाई r क्यूब t, किसके बराबर आएगा, अभी निकाला था 4 पाई r क्यूब इनटू t, और ये जाएगा 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ये रिलेशन बन गया। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, थीटा निकालना चाहते हैं, डेल थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, जो इसको रीअरेंज करेंगे वी विल गेट 3t, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ठीक है, j रो s 1 माइनस r इंटू माइनस 1 अपॉन कैपिटल, लिखिए यहाँ पर रो क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी, ठीक है, ठीक हो गया। एस तो जानते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखवाना, एक बार स्लाइड नहीं लिख लीजिए, क्लास खत्म हो गई। अगली क्लास जो है आप पहले से बता दे रहा हूँ 8 बजे तक चलेगी, 1-2 घंटे क्लास होगी कम से कम, ठीक है। देखो इन दिस प्रोसेस area increases
एरिया इंक्रीजेस, ऐसे रिलेट कर लो, सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। ये लिख देता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे। इंटरनल एनर्जी कहते हो तो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। सरफेस पे एनर्जी तो इंक्रीज हो ही रही है, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे तो पी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसका मतलब है रिजल्ट किसमें आता है, ये थीटा। थीटा टेम्परेचर के लिए होता है, थर्मो में आदत पड़ जाएगी थीटा देखने की, ठीक है। टी से भी, कैपिटल टी से भी नोट करते हैं, थीटा से भी नोट करते हैं, दोनों टेम्परेचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थीटा डिक्रीज होता है टेम्परेचर, ठीक है। और एनर्जी कैसे हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है यहीं से, एंड एनर्जी, ठीक है। ये हो गया आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिर इसके 2 टॉपिक और बचे हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। एक ही टॉपिक है मेरे हिसाब से, लेकिन कैपिलरी भी पढ़ा देंगे, ठीक है। ट्यूब के बारे में बताया था मैंने, दोबारा बता दूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।